नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी कफन का। कहानी के वाचन से पहले कहानी की भूमिका के बारे में जान लेते हैं कि कहानी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी कफन के माध्यम से समाज में निर्धन वर्ग की दयनीय स्थिति का खाका प्रस्तुत किया है। वो निर्धन वर्ग जिसे 2 समय की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो जाता है, भूख और गरीबी के कारण उनमें अपने रिश्ते नातों के प्रति संवेदना खत्म हो जाती है। लगातार बेरोजगार रहने के कारण उनमें कहाली और कामचोरी की आदत भी आ जाती है। विद्यार्थियों, प्रेमचंद की इस कहानी के माध्यम से ये संदेश दिया है कि जब तक समाज में व्याप्त असमानता खत्म नहीं होगी, गरीबों का शोषण बंद नहीं होगा, उनकी गरीबी दूर नहीं होगी, तब तक उनमें व्याप्त संवेदनहीनता का भाव खत्म नहीं होगा। विद्यार्थियों, इस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं जो पिता पुत्र हैं। उनका नाम घीसू और माधव है। वे अपनी कमजोरी और आलस के कारण पूरे गांव में बदनाम हैं। वे बेहद निर्धन हैं और उनकी निर्धनता का एक कारण उनकी कामचोरी और आलस भी है। साथ ही उनका यह काहिलापन समाज में व्याप्त असमानता के कारण उत्पन्न हुआ और उनकी इसी निर्धनता ने उन्हें बेहद संवेदनहीन बना दिया है। संवेदनहीनता का आलम यह है कि उन्हें केवल अपनी भूख और दारू की चिंता रहती है। घर में कोई बीमारी, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। घीसू के बेटे माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा में छटपटा रही होती है, लेकिन माधव को अपनी पत्नी की पीड़ा की कोई चिंता नहीं है। वो अपने बाप घीसू के साथ भुने हुए आलू खाने में व्यस्त है, क्योंकि वह आलू खाने का लोभ नहीं छोड़ पाता। उसे डर है कि वह भुने हुए आलू छोड़कर अगर अपनी बीवी को देखने जाएगा तो उसका पिता सारे आलू खा जाएगा। उसकी निर्धनता के कारण उन्हें कभी कभी 2 या 3 दिन में एक ही बार खाने को मिल पाता है। विद्यार्थियों, इस कारण जो भी उन्हें खाने का अवसर मिला है वह उस अवसर को चूकना नहीं चाहते, चाहे इसके लिए माधव की बीवी के प्राणों पर संकट ही क्यों ना आना पड़ा हो। उनकी भूख और गरीबी ने उन्हें बेहद संवेदनहीन बना दिया है। माधव की बीवी बुधिया अंदर प्रसव वेदना से चिल्लाती रह जाती है, तड़पती रह जाती है, लेकिन माधव पर इसका कोई असर नहीं होता। उसे पहले भुने हुए आलू खाना है। अंत में परिणाम यह होता है विद्यार्थियों कि माधव की बीवी समय पर उचित उपचार न मिलने के कारण पीड़ा से अपने प्राण त्याग देती है। विद्यार्थियों, संवेदनहीन पिता पुत्र के पास बुधिया की लाश को पहचानने के लिए या पहनाने के लिए कफन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। गांव वाले उनको कफन खरीदने के लिए पैसे की मदद करते हैं, पर उन दोनों की संवेदनहीनता का आलम यह है कि वे लोग उस कफन के पैसों को भी शराब पर खर्च कर देते हैं। विद्यार्थियों, कहानी के उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य की दृष्टि से यह कहानी यथार्थवादी है। आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मानी और बड़े लोग बैठे दुनिया के सारे आनंद लेते हैं तथा निर्धन मजदूर और किसान रात दिन कठिन परिश्रम करके भी 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते, वहाँ घीसू और माधव जैसे कामचोर हो जाने को लेखक ने उचित माना है। लेखक ने यहाँ किसानों और मजदूरों में चेतना जगाने का प्रयास भी किया है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांति भावना भरना इसका उद्देश्य बन गया है। गरीब व्यक्ति को जिस स्तर तक संवेदनहीन, सुन्न और जड़ बना देती है, घीसू और माधव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। किसी भी सभ्य समाज को आर्थिक स्थिति की ऐसी विषमता चिंतनशील प्राणी को सोचने के लिए अवश्य बाध्य करेगी। यही कारण है कि कफन कहानी में दलित चेतना कफन प्रेमचंद के उत्कृष्ट काल की श्रेष्ठतम कहानी है। यह वातावरण प्रधान सामाजिक कहानी है। यहाँ लेखक मनोविज्ञान को आधार बनाकर कहानी रचना में प्रवृत्त हुआ है। जीवन का यथार्थ एवं स्वाभाविक चित्रण उसका ध्येय बन गया है। विद्वानों ने कहानी कला के 6 तत्वों में स्वीकार किया है। इसे परिप्रेक्ष्य में कफन कहानी की समीक्षा बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग स्तर पर की है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम कहानी का वाचन करते हैं और उसके बाद कहानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं कहानी के वाचन को। कहानी है कफन और लेखक है मुंशी प्रेमचंद। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटी की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है जब जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं?
तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 दिन फाके हो जाते, फाके यानी उन्हें खाना नहीं मिलता, भूखे रह जाते, तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ कर लाता और माधव बाजार में बेच लाता। और जब तक पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने की सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न थी। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से उनकी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली भी बिल्कुल आसान न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून कर खा लेते। 10-5 ऊख उखाड़ लाते, रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवर्ती से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख वर्ती रहती थी। दोजख होता है मतलब पेट भरना, उनका खान पीन की व्यवस्था करना। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वहीं औरत आज प्रसव वेदना में मर रही थी। निब्याज होता है मतलब बिना किसी मूल भाव के अनाप शनाप मांगना। और ये दोनों इसी इंतज़ार में थे कि वे मर जाए तो आराम से सोएं। देखिए विद्यार्थियों, कितनी विडंबना है समाज की, एक वर्ग की, और मुंशी प्रेमचंद उसी को चरितार्थ कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। माधव को वह था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, पिता कह रहा है, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। देखिए, ससुर है, बहू के वहाँ अंदर जाने से वो बेटे को कह रहा है कि तुम जाके देखो, मैं उसे देख नहीं सकता। लोकलाज की मर्यादा को वो कुछ तो सोच रहा है। यहाँ पर उसका एक सामाजिक जीवन को चरितार्थ करता हुआ मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि मतलब सामाजिक मर्यादाएं, उनमें सब कुछ बेकार था लेकिन सामाजिक मर्यादाएं अभी भी उनके मन में जिंदा थी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो उसका क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी तक 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वो कल बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी न कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे। यहाँ समाज पर कटाक्ष किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था। किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ,
उसमें यह शक्ति ना थी कि वह बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव में सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी, तस्कीन मतलब विश्वास, अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्भरता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे, यानी बहुत गरम गरम खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसीलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद जी किस तरह एक भाव्य स्थिति का वर्णन किया है यहाँ पर कि अंदर उनकी जो बेटे की बहू है वो प्रसव वेदना से चिल्ला रही है, और भूख इतनी ज़्यादा विकल है कि वो आलू को छोड़कर जाना नहीं चाहते। अब आगे देखते हैं। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, यानी विचार कर रहे हैं वो, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं, उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी ने पानी ना पिया गया। मतलब वो कह रहा है कितना पेट में भर लिया गया कि अब उस पानी पीने की जगह भी नहीं बची। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ, सुवासित मतलब खुशबूदार कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। मतलब एक बार वो बारात में गया था, ठाकुर की बारात में, और वहाँ जो जीत भर के उसने तृप्ति से भोजन खाया, यानी स्वाद लिया, उसको अब उसके बाद उसे कभी भी भरपेट भोजन मिला नहीं था। इसलिए उसकी स्मृति में वो दिन आज भी याद है, और अपने बेटे के साथ वो बता रहा है। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। तो बेटा कह रहा है कि उसने मन ही मन में देखा कि कैसा लगा होगा, क्या सोच रही होगी। तो अब वो याद कर रहा है कि हमें अब कोई क्यों नहीं बुलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वह ज़माना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, यहाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तो वो समाज पर कटाक्ष कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि जब खर्च करने की बारी आती है तब लोग किफ़ायत सूझती है, और जब गरीबों पर अत्याचार का समय आता है तो कोई किफ़ायत नहीं करता। तुमने 20 पूरियाँ खाई होंगी? 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। यहाँ पर एक पिता अपने बेटे से कह रहा है कि उस समय मैं हट्टा कट्टा था और मैंने 50 के लगभग तो मैंने भी खाई होंगी। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सोए रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हों। गेंडुलियाँ होता है मतलब कुंडली मार के बैठना। और बुधिया अभी तक करहा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर जोर जोर से हाय हाय करने लगा, छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। देखिए, कितना भी दुख हो, कितना भी बुरा व्यक्ति हो, जब परिवार में दुख होता है तो आज भी गाँव में ये मर्यादा होती है कि एक दूसरे के साथ ही वो बन जाते हैं, चाहे कितने भी दुश्मन क्यों ना हो। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर ना था, कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। यानी चील के घोंसले में मांस एक मुहावरा है, इस तरह से गायब हो गया। यानी मांस के टुकड़े चील के घोंसले में आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा के पूरा समाप्त कर देते हैं।
अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों को उसके सिराने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी को पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो कुछ मिट्टी उठेगी। उसके सिवा उसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। यानी यहाँ पर मुहावरे से उन्होंने बताया, जैसे काले कंबल पर रंग नहीं चढ़ सकता, इसी प्रकार से वो भी ढीठ व्यक्ति था। जी में आया, कह दें चल दूर से यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गर्ज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिया, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। देखिए, जब किसी व्यक्ति की ढीठता इस तरह से हो जाती है तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर पर बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे, यानी वो दोनों को कफन लेने के लिए भेज दिया और गांव वाले बांस काट करके जो कठिया वगैरह बनाते हैं उनकी व्यवस्था करने लगे उनके पीछे से। गांव की नरमदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने का चचड़ा ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। देखिए विद्यार्थी, ये सेंटेंस ना समाज की एक तरह से विविधता को वर्णन करता है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। क्योंकि हम जीते जी मदद नहीं करते एक दूसरे की, लेकिन मरने के बाद में हम उसको ससम्मान देते हैं और रोते हैं, तो ये एक तरह का दिखावा ही है। अब आगे देखते हैं। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रहता है? यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए तो कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई जब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए, जहाँ देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहु जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने का क्या मिलता, आग जली तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बांधनों में हजारों रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, फिर किस वहीं रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई। चटनी, अचार, कलेजियाँ, शराब खाने के सामने ही दुकान थी।
माधव लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपये खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे हैं। देखिए भूख कितनी व्याकुल होती है, इंसान को किस स्तर तक गिरा देती है, उसका वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ किया है। अब आगे देखते हैं। दोनों इस वक्त इस स्यान में बैठे पुड़िया खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन सब पर भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था, यानी अब उन्हें बदनामी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इतनी ज़्यादा उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ी थी। घीसू दार्शनिक भाव से बोला कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और तस्दीक की, जरूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ पर हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो ज़रूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता जा रहा था, सितारों की चमक तेज थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। यानी मधुशाला का चित्रण कर रहे हैं वहाँ पर कि शराब पीने के बाद लोग किस तरह की हरकत कर रहे थे, उसी का चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर किया है। अब आगे देखते हैं। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वो जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। कटाक्ष किया है शराब के ऊपर कि आदमी की दशा ऐसी हो जाती है कि वो ना जीते हैं ना मरते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने का गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया, क्योंकि ये इतने गरीब थे कि कभी किसी को कुछ दे नहीं पाए। पहली बार इन्होंने खाना भरपेट खा लिया, उसके बाद भी बच गया क्योंकि इनके पास पैसे थे। और जब इन्होंने देने का अनुभव किया, किसी भिखारी को दिया, तो पहली बार इनको देने का अनुभव प्राप्त हुआ कि देने का सुख क्या होता है। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। उन्होंने समाज पर कटाक्ष किया है यहाँ पर, और साधुलता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर खत्म हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह मायाजाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों ने ना झमकावे, ठगनी क्यों ने ना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे।
फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह थी कहानी कफन, जिस पर मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज में हो रहे अत्याचार और व्यभिचार का खुला चिट्ठा पेश किया है। अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को। विद्यार्थियों, 3 महत्वपूर्ण प्रश्न इस कहानी पर बनते हैं। पहला है, कफन कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि कफन कहानी का उद्देश्य क्या है। तो इसमें प्रेमचंद आदर्श उन्मुखी, सुधारवादी, यथार्थवादी कहानीकार हैं, पर कफन में उन्होंने कोई सुधारवादी दृष्टिकोण न देकर आर्थिक विषमता से उत्पन्न विद्रोह की भावना का निर्बल रूप प्रस्तुत किया है, जो मानव मन की दुर्बलताओं को भी सहज आभासित कर देता है। यानी आपको जो सुधारवादी दृष्टिकोण है उस शब्द पर गौर करना है। वहाँ पर ऑप्शन में आपको सुधारवादी दृष्टिकोण मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उनका जो उद्देश्य है वो सुधारवादी दृष्टिकोण न देकर आर्थिक विषमता से उत्पन्न विद्रोह की भावना, यही उन कहानी का मूल उद्देश्य है कि आर्थिक विषमता से उत्पन्न विद्रोह की भावना का निर्बल रूप प्रस्तुत किया है। सबल रूप प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि वो एक तरीके से समाज पर कटाक्ष किया है उन्होंने, तो दुर्बलताओं को भी सहज ही आभासित कर देता है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, कहानी के कहानीकार का नाम क्या है। तो कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कथा संग्रह है। इसमें प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन के साथ अन्य 13 कहानियाँ संकलित हैं। विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की जो कफन कहानी है वो कौन से कहानी संग्रह में है तथा उसमें कितनी कहानियाँ और हैं। यानी कफन जो कहानी है वो प्रेमचंद द्वारा रचित कथा संग्रह है, ना कि कहानी। एक कहानी है कथा संग्रह के अंदर कफन नाम से, और उसी के ऊपर ये कफन नाम दिया गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कफन क्या है, उसमें देगा कथा संग्रह, कहानी ना देकर उपन्यास और इस तरह से अन्य गद्य विधाओं का नाम देगा, तो आपको कथा संग्रह वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि कफन कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ हैं। तो कफन के अलावा 13 अन्य कहानियाँ यानी 14 कहानियाँ उसके अंतर्गत हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कफन कहानी में कुल कितने पात्र हैं। तो इसमें 2 मुख्य पात्रों की बात हुई है, घीसू और उसके पुत्र माधव। साथ ही और जो उनकी निर्धन श्रमिक वर्ग से संबंधित हैं दोनों, और दोनों आराम तलब और कामचोर तथा बदनाम हैं। तो इस तरह से हमने कहानी को देखा, और इस पर कहानी कथन और कारण के क्वेश्चंस आपके बनते हैं अससन रीजन में। जब आप कहानी को 1-2 बार दोहरा लेंगे कि कौन से परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन कहा है, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यूजीसी नेट की विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। साथ ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो विद्यार्थी के सिलेबस में ये कहानी शामिल है, उन्हें ये कहानी 1-2 बार वाचन को अच्छे से सुनना चाहिए। साथ ही कहानी के शुरू में जो हमने कहानी के सारांश और तथ्य गर्भित तथ्य आपको बताए हैं, उन पर भी गौर करना चाहिए। विद्यार्थियों, विश्वास मानिए प्रश्न तो यहीं से बनेंगे, लेकिन तथ्यात्मक प्रश्न न होकर गूढ़ प्रश्न निकलते हैं, जो कि आपको कहानी पढ़ने के बाद ही आ सकते हैं। अब आपके नाम पे संदेश। विद्यार्थियों, आज जो कहानी हमने कफन पढ़ी वो मुंशी प्रेमचंद जी की थी, और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में शामिल है। आपको ये कहानी अच्छी तरह दोहराव करना चाहिए। साथ ही इसके अलावा हमने पुरस्कार और यही सच है कहानी को भी आपके लिए तैयार किया है। आशा है आपने वो वीडियो भी देख लिए होंगे। विद्यार्थियों, कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बनता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। यकीन मानिए सिलेक्शन तो यहीं से होगा। आपके सपनों की उड़ान हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ पूरी हो सकती है। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम नया वीडियो आपके लिए लाएंगे, पूर्णतः आरपीएससी के पूरे सिलेबस के अनुसार एक भी बिंदु आपका छूटेगा नहीं, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।